नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं मिडिल ईस्ट की सारी अपडेट्स लेकर। सबसे बड़ी खबर अगर कहें तो कल रात अगर हिंदुस्तान के टाइम के हिसाब से देखें तो 12-1 बजे के आसपास आती है, जब ट्रंप का एक बयान आता है कि जंग लगभग खत्म हो चुकी है, जो कुछ हमें हासिल करना था वो हासिल कर लिया है। हमने सोचा था कई हफ्ते लगेंगे, लेकिन पहले ही लगता है जंग खत्म हो जाएगी। और इसके बाद एक डिस्कशन शुरू हो गया कि क्या जंग वाकई में खत्म होने वाली है। इसी समय जब यह न्यूज आया, इसी समय बराक राविट का एक ट्वीट आता है जो यह बताता है कि अमेरिका और रूस की, यानी ट्रंप और पुतिन की भी आपस में बातचीत हुई है। तो अंदाज मैंने भी यही लगाया कि शायद यह जंग खत्म होने की तरफ बढ़ रहे हैं। और अभी भी मुझे लगता है कि ट्रंप किसी भी हाल में जंग खत्म करना चाहता है। इजराइल से भी काफी प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन, और ये वाला लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ एक और चीज को समझने की जरूरत है। कल जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा, मैंने बताया था कि ट्रंप और अमेरिका का सबसे बड़ा डर यह है कि मार्केट बुरी तरह से क्रैश ना कर जाए। हुआ क्या, इस वार के बाद से दुनिया में पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़नी शुरू हो गई। ऑयल जो है वो $120 पर बैरल तक पहुंच गया है। नतीजा यह हुआ कि मार्केट धड़ाम होने लगे। हर जगह यह खतरा था कि मार्केट टूटेगा। ट्रंप का यह बयान आने के बाद, अगर आप राइटर्स को गौर से पढ़ें तो ट्रंप का यह बयान आने के बाद मार्केट संभले हैं, मार्केट फिर से ठीक हुए हैं। यानी कई बार मुझे यह भी लगता है कि ट्रंप के जो बयानात हैं वैसे तो पागलपन की उपज लगते हैं, पागलपन के अलावा वो कुछ करता नहीं, लेकिन ये जो बयानात हैं वो प्रेशर में भी दिए जाते हैं। इस बयान के दो बहुत साफ मानी है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। पहली जो बड़ी वजह थी वो ये कि मार्केट को गिरने से रोका जाए, मार्केट को ये मैसेज दिया जाए कि जंग रुक सकती है, युद्ध रुक सकता है, ताकि मार्केट इतनी बुरी तरह से ना डूबे कि अमेरिका के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और एशिया के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनका सारा माल डूब जाए, जो वैसे ही दुबई में डिस्टर्बेंसेस की वजह से बहुत परेशान है, क्योंकि काला पैसा सब उनका दुबई में लगा हुआ है। दूसरा यह कि ट्रंप के ऊपर लगातार प्रेशर पड़ रहा है। देखिए, जब यह युद्ध शुरू हुआ था तो क्या कहा गया था? इजराइल और अमेरिका दोनों ने क्या कहा था? दोनों ने कहा था कि ईरान में रेजीम चेंज करना हमारा मुख्य उद्देश्य है, यानी इस्लामिक क्रांति को खत्म करके अपना कोई पपेट वहां पर बिठाना, अपनी कोई कठपुतली वहां पर बिठाना, यह उद्देश्य घोषित किया गया था। यह कहा गया था कि इस जंग का हासिल यह होगा कि हम वहां पर पलट देंगे जो रेजीम है उसको। ये वाली बात तो अब कोई कर ही नहीं रहा है। अब ट्रंप के भी समझ में आ गया है कि एक खामनेई गए तो दूसरे खामनेई आ गए। अब कहा जा रहा है ये नेपोटिज्म है, परिवारवाद है। तो मैं आपको परिवारवाद याद दिलाता हूं कि सीनियर बुश जाते हैं तो जूनियर बुश राष्ट्रपति बन जाते हैं। परिवारवाद आपको याद दिलाता हूं कि ट्रंप की बीवी बैठकर यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग लेती है। परिवारवाद आपको याद दिलाता हूं कि ट्रंप का दामाद कुशनर ईरान के साथ बातचीत में शामिल होता है, जो अमेरिका में किसी पोस्ट पर नहीं है, सीनेटर तक नहीं है। तो किस मुंह से खामनेई के बेटे के ईरान का शासक बनने पर ट्रंप को दिक्कत हो रही है? और अगर नेपोटिज्म देखना है तो बाकी अरब मुल्कों में क्या होता है? सऊदी अरबिया में किंग के बाद किंग कौन बनता है? क्राउन प्रिंस जो है उनका किंग से क्या रिश्ता है? यूएई में किंग कैसे बनते हैं? ओमान में कैसे चाचा के बाद भतीजा किंग बन जाते हैं? पूरे अरब वर्ल्ड में फ्यूडलिज्म है, जहां नेपोटिज्म खुल के है। एक परिवार, दो परिवार के लोग ही सत्ता में है, वहां पर सवाल नहीं है। ईरान पे सवाल उठ गया, ये सब बेकार की बात है। लेकिन कुल मिलाजुलाकर मामला यह है, अगर खबरों को गौर से देखें, इजराइल के अखबारों को देखें, अमेरिका के अखबारों को देखें, तो प्रेशर इन लोगों के ऊपर जबरदस्त पड़ रहा है, क्योंकि ईरान से जितनी उम्मीदें ये लेकर गए थे कोई पूरी नहीं हुई। प्लानिंग इनकी आप जानते ही हैं, प्लानिंग थी कि 2 दिन तक हमला करेंगे, खामनेई साहब मर जाएंगे, उसके बाद खामनेई साहब की हत्या करने के बाद सड़क पर लोग आएंगे और हम अपने आदमी को बिठा देंगे। हुआ सबका सब उल्टा। जो कुछ इन्होंने सोचा था सबका उल्टा हुआ। ईरान की जनता सड़क पर है, कहीं कोई असंतोष दिखाई नहीं दे रहा है। सारी जनता अपनी सत्ता के साथ खड़ी है। दूसरी उम्मीद थी कि कुर्दों को भेजेंगे, कि कुर्द जाएंगे और वहां पर लड़ाई करेंगे। कुर्दों ने भी मना कर दिया कि भैया हम लड़ाई लड़ने वाले नहीं हैं।
टर्की से उम्मीद थी कि अर्दोगान साथ देगा, अर्दोगान भी साथ देने को तैयार नहीं है, उसने भी कदम पीछे खींच लिए। अजरबैजान पर हमला हुआ, इनको लगा बाकू साथ देगा। अभी तक कंफर्म नहीं है कि अजरबैजान पर हमला किसने किया। ईरान ने बिल्कुल साफ कहा कि अजरबैजान पर हमने हमला नहीं किया था। उसके बाद अजरबैजान से लगातार ईरान की बातचीत हुई और अब खबर यह आई है कि अजरबैजान ईरान की मुखालिफत करना तो छोड़िए, ईरान में मदद भेज रहा है। इसके मानी समझिए आप कि अजरबैजान ने अपनी साइड ले ली है। अरब मुल्कों से इनको उम्मीद थी कि अरब मुल्क आएंगे और साथ में लड़ाई लड़ेंगे। सारे अरब मुल्कों ने एक स्वर से कह दिया कि हम ईरान से लड़ने नहीं जा रहे हैं। और अरब मुल्कों के अंदर से जो लोगों के वीडियोस और ट्वीट आ रहे हैं वो तो और मजेदार हैं। वो सारे के सारे इजराइल को ही कटघरे में खड़े कर रहे हैं, अमेरिका को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि आपने तो कहा था आप हमारी सुरक्षा के लिए एयरबेस बना रहे हैं, लेकिन जितने एयरबेस आपने बनाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसी की हिफाजत कर रहे हैं, तो इजराइल की हिफाजत कर रहे हैं, हमारी हिफाजत नहीं कर रहे हैं। अब कंडीशन यह है कि इनके हथियार खत्म हो गए हैं और इनके जो इंटरसेप्टर्स लगाए गए थे साउथ कोरिया में और दूसरी जगहों पर, वहां से हटाकर ले आए जा रहे हैं इजराइल में, ताकि इजराइल को बचाया जा सके। और इजराइल को तब भी बचाया नहीं जा सकता। कल और परसों की रात इजराइल में कितनी भारी पड़ी है, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि वहां से वीडियो बना के लोग कह रहे हैं कि अब कोई सायरन सुनाई ही नहीं दे रहा है। सारे इंटरसेप्टर इनके खत्म हो गए हैं। उसके बाद ईरान ने कहा कि हम जो भी मिसाइल भेजेंगे वो 1 टन से कम नहीं होगी। यानी असली भारी मिसाइलें अब भेजी जा रही हैं। सायरन नहीं बज रहा है, घर टूट रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन कहीं कोई बात नहीं है। कल एक खबर फैली कि नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ था और उसके भाई को मार डाला गया, उसका भाई मारा गया। अब जाहिर है कि इजराइल ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है, किसी अखबार में नहीं छपा है, इसीलिए ग्रोक या किसी एआई से पूछेंगे तो वो कहेगा यह खबर झूठी है। लेकिन यह खबर इजराइल के अंदर से आई है। इजराइल के अंदर कई लोगों का कहना है यह सच है और पूरी उम्मीद यह है कि इजराइल इस खबर को छुपा रहा है। ऐसे ही बेन ग्वेर के घर के ऊपर हमला हुआ है और वहां से खबर फैली कि बेन ग्वेर भी मारा गया है या बुरी तरह से घायल है। इस पर भी चारों तरफ चुप्पी है, कहीं कोई खबर नहीं है। खबर जो मैं दे सकता हूं वो ये कि बेन ग्वेर का आखिरी वीडियो 1 मार्च को आया था। 1 मार्च के बाद उसका कोई वीडियो नहीं आया है, इसलिए वो जिंदा है या नहीं है इसके बारे में कोई नहीं जानता। एक और जहरीला मंत्री जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, स्मोट्रिच, उसने अपने बेटे को लेबनान में लड़ाई करने के लिए भेजा था। लेबनान में वो घायल हुआ था, उसकी खबर भी छुपाई गई। अब खुद उसने ट्वीट किया है कि वहां का जो शार्पनेल था, जो मिसाइल का शार्पनेल था, वो उसके लीवर को फाड़ गया है और बहुत बुरी हालत में वो हॉस्पिटल में भर्ती है। तो इजराइल अपनी खबरें लगातार छिपा रहा है, फिर भी वहां के लोग और इंटरनेशनल मीडिया जो वहां पर है जितना दिखा पा रही है, उससे एक बात बहुत साफ है कि उसके सारे आयरन डोम, उसके सारे थार्ड पेट्रियाट, जितना कुछ था वो सब ईरान ने पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया है। और लगातार हमले हो रहे हैं इजराइल में, लगातार स्ट्रेटेजिक इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है और इजराइल लगभग पूरा का पूरा शेल्टर्स में छुपा हुआ है। CNN टर्किश की एक पत्रकार ईरान में थी और ईरान में उन्होंने देखा कि लोग रात को भी सड़कों पर हैं। लोग इफ्तारी करते हैं, उसके बाद सड़कों पर रहते हैं और सुबह सहरी के वक्त घर लौटते हैं। पूरी रात लोग सड़कों पर रहते हैं। उन्होंने पूछा कि बम गिर रहे हैं, रॉकेट्स गिर रही हैं, आप लोगों को डर नहीं लगता? तो एक लड़का जो वहां पे खड़ा था उसने मुस्कुरा के कहा कि आपको क्या लगता है कि ईरानी शहादत से डरते हैं? हमें शहीद होने से कोई डर नहीं है। एक और वीडियो कल देखा जा रहा था और काफी देखा जा रहा था। इस्फहान में लगातार बमबारी हो रही है। इस्फहान में लोग इकट्ठा थे। जो नए सुप्रीम लीडर बने हैं मुस्तफा खामनेई, उनके पक्ष में खड़े थे, यह दिखाने के लिए कि हम अपने नए सुप्रीम लीडर के साथ खड़े हैं। और उनके पीछे बम गिर रहा था। बम के डर का खौफ खाए बिना वो मैदान में खड़े थे और यहां पूरा का पूरा इजराइल भागकर छुपा हुआ है, बंकरों में भागकर छुपा हुआ है, सेफ हाउसेस में। यह फर्क है ईरान और इजराइल में और यही वजह है कि इजराइल कुछ भी कर ले ईरान को हरा नहीं सकता है, अमेरिका कुछ भी कर ले ईरान को हरा नहीं सकता है। यह बात बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह चुके हैं और मैं तो यह बात पहले दिन से कह रहा हूं।
उधर ईरान का बहुत क्लियर कहना है ट्रंप के इस बयान के बाद कि जंग खत्म हो गई है, और बहुत सारी ऐसी खबरें आई कि ट्रंप लगातार ये मैसेज भिजवा रहा है कि सीज फायर का कोई रास्ता निकाला जाए। लेकिन अरागची साहब का बयान आया, ईरान के विदेश मंत्री का बयान आया कि हम जंग रोकने को इस तरह से तैयार नहीं है। 2 बार हमारे साथ धोखा हो चुका है। पहली बार हम बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, कतर मेडिएट कर रहा था, और उस समय आपने हमला किया। 12 रोज हमने जंग लड़ी, फिर सीज फायर कर लिया। 8 महीने के अंदर फिर जब डिप्लोमेटिक प्रोसेस शुरू हुआ तो आपने हमारे ऊपर फिर हमला कर दिया। इस बार हम ऐसे जंग रोकने वाले नहीं हैं। अब समझिए इस बात को। जंग रोकने की बात कौन करता है? हमेशा हारने वाला चाहता है जंग जल्दी से जल्दी रुक जाए। और यह कौन कहता है कि हम जंग रोकने को तैयार नहीं है? हमेशा जीतने वाला कहता है कि हम जंग रोकने को तैयार नहीं है। आप सोचिए 2 लोगों में लड़ाई हो रही है तो कौन कहेगा बस भाई अब बहुत लड़ाई हो गई? वही ना जो पिट रहा होगा, वही जिसका ज्यादा नुकसान हो रहा होगा, वही जिसको लग रहा होगा अब जीतने की कोई उम्मीद नहीं है, वही ये बात कहेगा कि बस भाई जंग बहुत हो गई, अब इसको खत्म करें। जो जीत रहा होगा वो क्यों खत्म करना चाहेगा? वो तो लगातार और पीटना चाहेगा। तो अगर यूएस और इजराइल से यह आवाज उठ रही है कि जंग बंद की जाए, और ईरान ये बात कह रहा है कि हम तो महीनों लड़ने के लिए तैयार हैं, सालों लड़ने के लिए तैयार हैं, हम जंग नहीं रोकेंगे, तो यह अंदाज लगाना मुश्किल नहीं है कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। अमेरिका की हार बहुत तरीके की है। अगर नंबर गिनेंगे तो ईरान ने साफ साफ बताया है उसके कितने लोग मरे हैं, इसलिए सब जानते हैं कि ईरान में ज्यादा लोग मरे हैं। इजराइल में कितने लोग मरे हैं यह हमको पता नहीं है। नंबर गिनेंगे तो समझ में नहीं आएगा, नुकसान गिनेंगे तो समझ में आएगा। पिछले 30-35 सालों से जो पूरा अरब वर्ल्ड में अपना एक सिस्टम बनाया था इन्होंने, सिक्योरिटी सिस्टम बनाया था, वो तबाह। रोज का 1 बिलियन से ज्यादा का खर्चा, मार्केट तबाह, ऑयल प्राइसेस दुनिया भर में बढ़ गई, $120 पहुंच गई, और अगर जंग चली तो $200 तक पहुंच सकती हैं। इनका इंपैक्ट यह है कि पाकिस्तान में स्कूल बंद किए जा रहे हैं, बांग्लादेश में यूनिवर्सिटीज बंद की जा रही हैं, और हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे गोदी मीडिया के पत्रकार पाकिस्तान और बांग्लादेश का गाना तो गा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की मुसीबतों पर बात नहीं कर रहे हैं। बेंगलोर में, मुंबई में और दिल्ली में लेटर्स आ चुके हैं जिसमें कमर्शियल गैस की जो सप्लाई होती है उसको बंद कर दिया गया है। यानी होटलों को गैस नहीं मिलेगी, यानी होटलों में खाना नहीं बनेगा, यानी आईटी इंडस्ट्री और बहुत सारी इंडस्ट्री जिसका काम जोमेटो और स्विगी से चलता है, वो कई दिनों, 2-4 दिन और देख लेंगे, जब गैस खत्म होने लगेगी तो उनका काम चलना मुश्किल पड़ जाएगा। और अभी कमर्शियल गैस पे रोक लगी है, अगर ये चलता रहेगा तो आप देखेंगे घरेलू गैस पर भी रोक लग सकती है। कई सारी कंपनियां गुजरात में और बाकी सारी जगहों पर इसलिए फिलहाल बंद पड़ी हैं क्योंकि उनको गैस सप्लाई नहीं हो पा रही है। कहा जा रहा है 28 दिन का है, 4 दिन पहले कहा गया था, तो 24 दिन का तेल रिजर्व है हमारे पास। अगर 24 दिन में यह जंग सॉल्व नहीं होती है या अलग से ऑयल पेट्रोल नहीं आता है हमारे पास, तो हमारे यहां भी दिक्कतें बहुत ज्यादा शुरू हो जाएंगी। और दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया तो है नहीं, ये तो हम इंडिया में रहते हैं इसलिए हमको अपने अगल बगल के मुल्क दिखाई देते हैं। साउथ कोरिया में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और भी मुल्कों में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई में कमी आई है, और जैसे जैसे ये कमी आएगी प्राइसेस बढ़ेंगी, प्राइसेस जैसे जैसे बढ़ेंगी पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन का हाल बुरा होगा, और ऐसे में मार्केट धड़ाम धड़ाम गिरेंगे। किसी के समझ में नहीं आएगा शेयर मार्केट कहां किस गड्ढे में जाकर रुकेगा। ईरान को तो आपने शेयर मार्केट के सारे सिस्टम से बाहर रखा है, सैंक्शन लगाया हुआ है, इसलिए उसके ऊपर तो कोई असर पड़ने वाला नहीं। असर किसके ऊपर पड़ेगा? वही ना जो शेयर मार्केट का बादशाह है, अमेरिका। अमेरिका की इकॉनमी तबाह थी, हो रही है, और तबाह होगी। तो पहली हार तो यहां है। दूसरी हार यह है कि आपने 1 इंच जमीन कब्जा नहीं की, और आपके अरबों खरबों रुपए, डॉलर में करेंगे तो अरबों खरबों डॉलर खर्च हो गए। यहां किसका नुकसान है? आपका नुकसान है। इजराइल में लोग छोड़कर भाग रहे हैं देश। अभी तक जब हम कहते थे तो लोग कहते थे आप यूं ही कह रहे हैं। कल तो इजराइल के अपने अखबारों ने, अपनी वेबसाइट ने, N12 चैनल ने बाकायदा वीडियो लगाया कि जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है उस पर देश छोड़कर भागने की कैसी भीड़ मची हुई है। लोगों को बोर्डिंग पास नहीं मिल रहे हैं, लोगों को नहीं भेजा जा रहा है, तो लोग ग्राउंड स्टाफ से झगड़ रहे हैं। ये कौन से लोग हैं जो भागना चाहते हैं? आपने ईरान में देखा कि बम के डर से कोई भाग रहा है ना? एक आदमी भागता हुआ नहीं दिखा। CNN वहां घूम रहा है, CNN सारी रिपोर्ट कर रहा है।
कहीं ये रिपोर्ट नहीं दिखा पाया कि ईरान के लोग डर के भाग रहे हैं अगल बगल के मुल्कों में। इजराइल जहां ज्यादातर लोगों के पास 2 या ज्यादा पासपोर्ट हैं, जो इजरायली नहीं हैं, जो यहूदी हैं, किसी और देश में पैदा हुए हैं लेकिन इजराइल में मौज मस्ती ज्यादा है, तो अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने के लिए वो इजराइल चले जाते हैं। वो छोड़कर भाग रहे हैं देश। एक मंत्री कल भाग गई देश छोड़कर, अमेरिका चली गई। सोचिए, जंग चल रहा है और जंग के बीच में अपना देश छोड़कर एक मंत्री जो नेतन्याहू की बहुत करीबी है, वो देश छोड़कर भाग गई। नेतन्याहू कहां है किसी को नहीं पता है। इजराइल में बहुत सारे लोगों का कहना है कि नेतन्याहू देश के बाहर है। वो शुरू में ही भागकर बाहर चला गया था, जर्मनी चला गया था और वहीं है। अंदर से कोई वीडियो उसके नहीं आते हैं। तो एक वो मुल्क है और एक वो मुल्क है जिसकी लाखों जनता लगातार सड़क पे बनी हुई है, नॉर्थ में, साउथ में, सेंट्रल में, तेहरान में, कुम में, सेहान में, हर जगह। दोनों के बीच में मुकाबला कैसे होगा और क्या होगा? तो इजराइल अपने तरीके से परेशान है, अमेरिका अपने तरीके से परेशान है और ईरान एक नया नेता भी चुन लेता है। कल एक और झूठ चला, कुछ चैनल्स ने भी चलाया, मैं आपको सावधान कर दूं। कल एक झूठ यह चला कि मुस्तफा हुसैनी खामनेई जो हैं वो घायल हुए हैं, उनके ऊपर बम का विस्फोट हुआ है और क्या हुआ है ये झूठ है। असल में जब पहले दिन अटैक हुआ जिसमें आयतुल्लाह अली खामनेई साहब मारे गए, शहीद हुए, उस समय अपने घर में थे, आप जानते हैं, और उस घर में इनकी वाइफ भी थी, इनके बच्चे भी थे, इनका भतीजा भी था और बाकी सारे लोग थे। तो उस समय यह एक अफवाह चली थी कि मुस्तफा साहब भी वहां थे और घायल हुए। जिस तरह का विस्फोट था उसमें अगर वो होते तो बचते भी नहीं। वो वहां पर नहीं थे। मेरे पास जो खबर है वो ये है कि वो वहां पर नहीं थे, वो पूरी तरह से ठीक हैं, घायल वगैरह नहीं है। ये झूठ फैलाया जा रहा है इजराइल की मीडिया द्वारा। उनके बारे में बहुत सारी अफवाहें चलनी शुरू हो गई हैं कि उनके पास करोड़ों का बंगला है, फला है, डिमका है। ये सब उनके वालिद के बारे में भी कहा जाता था, ये सब खुमैनी साहब के बारे में भी कहा जाता था। जो इजराइल अमेरिका के मुखालिफ होता है उसके बारे में ये सब बातें फैलाई जाती हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर बातें पूरी तरह से झूठ है। तो अब अफवाह का सहारा है, झूठ का सहारा है और सेंसरशिप का सहारा है कि हम अपने यहां से वीडियोस बाहर नहीं जाने देंगे। और सिर्फ इन सहारों के चलते एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताकर खत्म करता हूं। आज आप हिंदुस्तान के किसी गली मोहल्ले में चले जाइए, जो सरकार के भक्त हैं, सरकार के पैसों पर पलने वाले भक्त हैं, सोशल मीडिया पर लिखते हैं, उनको छोड़ दीजिए। लेकिन आम आदमी से किसी से मिलिए और उससे आराम से बात कीजिए। वो अमेरिका और इजराइल को कहेगा कि ये बदमाश हैं, इन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया बिना मतलब का, और आयतुल्लाह खामनेई साहब हो या ईरान की जनता हो, उनकी तारीफ करेगा कि इन लोगों ने, ईरान के लोगों ने इजराइल और अमेरिका को उनकी औकात तो कम से कम दिखा दी। जो सारी दुनिया के गुंडे बने फिर रहे थे, कहीं से प्रधानमंत्री को उठवा ले रहे हैं, कहीं से कुछ कर रहे हैं, उनको उनकी औकात दिखा दी। और इस बात के लिए आम हिंदुस्तानी खुश होगा, क्योंकि आम हिंदुस्तानी की लहू में गोरों से लड़कर आजादी लेने का जज्बा आज भी जिंदा है। आम हिंदुस्तानी जानता है कि गुलामी क्या होती है और गुलामी के खिलाफ किस तरह से लड़ा जाता है। और जैसे ईरान के अंदर शहादत की इज्जत की जाती है, आम हिंदुस्तानी जानता है कि हमारे मुल्क में भी बलिदान को बड़ी बात माना जाता है। भगत सिंह कोई जंग जीत नहीं पाए थे, फांसी पर चढ़ गए थे, लेकिन भगत सिंह कोई भी जंग जीतने वाले से ज्यादा इज्जत पाते हैं हिंदुस्तान के अंदर। इसीलिए आयतुल्लाह खामनेई को जहां शहादत देने के लिए रजिस्टर लगे हुए हैं, वहां लाइन लगी हुई है लोगों की, और उसमें हिंदू भी हैं और उसमें मुसलमान भी। ये इज्जत ईरान ने सारी दुनिया में कमाई है और ये इज्जत इजराइल और अमेरिका ने सारी दुनिया में गंवाई है। एक मजेदार बात करके आपको बात खत्म करता हूं। जो इजराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसने कल एक ट्वीट किया कि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और उस समय ईरान हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। मैंने उसके नीचे जवाब दिया कि रमजान के पवित्र महीने में आपने ईरान के ऊपर अटैक करके 100 से ज्यादा बच्चियों को मार दिया। 2 साल गजा में आप लगातार हत्या करते रहे, रमजान के महीने में भी आप नहीं रुके। आप किस मुंह से यह सवाल उठा रहे हैं? आप किस मुंह से सवाल पूछ रहे हैं? इस तरह का मैंने एक जवाब लिखा उनके ट्वीट में। जितने रिट्वीट उनके हुए थे, उससे ज्यादा लोगों ने मेरे जवाब को रिट्वीट किया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया में किस कदर गुस्सा और नफरत बढ़ी है इजराइल के लिए। यह इस जंग का असर है और इसीलिए हर तरीके से, चाहे वो पर्सपेक्टिव का मामला हो,
चाहे मटेरियल का मामला हो, चाहे जंग के मैदान का मामला हो, हर तरीके से ईरान लगातार इस लड़ाई को जीत रहा है और अब ट्रंप फड़फड़ा रहा है किसी भी तरह से उसमें से बाहर निकलने के लिए। क्या होता है, ईरान क्या शर्तें रखता है, मेरे पास थोड़ी जानकारी है, वो पुष्ट हो जाए, पता चल जाए कि कंफर्म है वो जानकारी तो मैं अगले वीडियोज में शेयर कर दूंगा। ईरान ने कुछ शर्तें रखी हैं, वो शर्तें माननी पड़ेंगी अमेरिका को। अगर अमेरिका मानेगा तो वो जंग रुकेगी और नहीं मानेगा तो जंग नहीं रुकेगी। जो कुछ जैसा होगा मैं लगातार आपको अपडेट कर रहा हूं, लगातार अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीडियोस। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर हमारी ताकत बनना चाहते हो तो हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। तरीके सारे मैंने आपको कई कई बार बताए हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।